ओके ऑलराइट एवरीवन लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास। हमारे पास कल तक हमने पढ़ लिया था रिगार्डिंग हमारे पास जो विंड पावर थी, हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर थे। ओके, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर पहले हमने नॉन रीन्यूएबल के बारे में बात कर ली थी ऑलरेडी। कोल, ऑयल, नेचुरल गैस के ऊपर हम बात कर चुके हैं। फिर उसके बाद रीन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर आए थे। रीन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर हमने सोलर पावर के बारे में बात की। फिर उसके बाद हमने सबसे पहले एचईपी के बारे में बात की, फिर सोलर पावर के बारे में बात की, फिर उसके बाद हमने विंड पावर के बारे में बात की। Let's talk about the fourth renewable energy resource, that is biomass energy resource. अब बायोमास एनर्जी रिसोर्स आपके पास क्या चीज़ होती है? ये वो एनर्जी रिसोर्स है जो आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे आपके पास वुड, प्लांट्स, क्रॉप रेजिड्यूज, जो आपके पास एनिमल मैन्योर, एग्रीकल्चर वेस्ट और फूड वेस्ट, या फिर अगेन ह्यूमन बॉडी वेस्ट नहीं इसके अंदर काउंट होता, या फिर ह्यूमन जो आपके पास ह्यूमन बॉडीज जो हैं उनको काउंट नहीं किया जाता। लेकिन कौन कौन से वुड जो आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डीकम्पोज करके हम बायोमास एनर्जी जनरेट करते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर से आप पावर जनरेट करते हो। अब रिमेंबर दिस थिंग कि ऑर्गेनिक मैटर के अंदर आपके पास ह्यूमन बॉडीज भी आती हैं, लेकिन इससे एनर्जी हम नहीं बनाते, इससे एनर्जी सिर्फ नेचर बनाती है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो ऑर्गेनिक मैटर से बन रहे हैं, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स बन सकते हैं, लेकिन हम एज ह्यूमंस हम दूसरे ह्यूमंस की बॉडीज को यूज करके बायोमास एनर्जी ऑफ कोर्स जनरेट नहीं करेंगे। सो देयरफॉर आपके पास ऑर्गेनिक मैटर कौन सा वाला है? जो वुड है, प्लांट से है, क्रॉप रेजिड्यूज है, एनिमल मैन्योर है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, या फिर फूड वेस्ट है। इससे एग्जैक्टली हम क्या चीज़ जनरेट करते हैं? बायोमास एनर्जी जनरेट करते हैं। एंड दीज ऑर्गेनिक मटेरियल्स दे आर बर्न टू प्रोड्यूस द हीट। इनको क्या किया जाता है? डिकम्पोज किया जाता है ताकि आपके पास हीट जनरेट की जा सके। अब दिस हीटिंग आपके पास कुकिंग और इवन टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी या फिर स्टीम के थ्रू आपके पास की जाती है। नाउ से दिस थिंग, बायोमास को हम क्या करते हैं? बायोमास को हम बर्न करते हैं, हम हीट जनरेट करते हैं, और हीट के थ्रू उसके बाद हम स्टीम जनरेट करते हैं। अब उस स्टीम को एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए यूटिलाइज किया जाता है? आपको आपके पास टर्बाइंस को टर्न करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। टर्बाइंस आपके पास टर्न होती हैं तो जनरेटर आपके पास टर्न होते हैं। जनरेटर्स मैकेनिकल एनर्जी को आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर्स, आपके पास जो जनरेटर्स से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल रही है उससे आपके पास ट्रांसफार्मर रेगुलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। नाउ से दिस थिंग, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ बायोमास की डेफिनेशन सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि बायोमास आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल्स को बर्न करके हीट एनर्जी जनरेट की जाती है, और हीट एनर्जी से आप स्टीम बनाते हो। अब नाउ से दिस थिंग, इट इज़ ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। बिल्कुल एग्जैक्टली होगा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि आपके पास क्या चीज़ है कि बहुत स्मॉल स्केल के ऊपर प्रैक्टिस की जाती है। पाकिस्तान के अंदर मेनली जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, या तो वो थर्मल पावर स्टेशंस के थ्रू हो रही है, या फिर आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के थ्रू हो रही है, या फिर आपके पास थर्ड चीज़ के ऊपर एचईपी से थ्रू जनरेट हो रही है। अब लेकिन इसके साथ पाकिस्तान इज टर्निंग टुवर्ड्स द सोलर पावर एज वेल। सो हम किस चीज़ से के ऊपर जनरेट कर रहे हैं? सोलर पावर स्टेशन के ऊपर। नाउ थर्मल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, एचईपी, और आपके पास सोलर पावर। लेकिन अब आपके पास जो थर्ड वन है, जो सॉरी आपके पास जो फोर्थ वन जो है बायोमास एनर्जी, जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, उसकी तरफ भी पाकिस्तान मूव करे, लेकिन अगेन स्मॉल स्केल के ऊपर है, क्योंकि आपके पास ये ग्रीनर एनर्जी रिसोर्स नहीं है। नाउ से दिस थिंग, क्यों? बिकॉज अगेन इसको आप डीकम्पोज कर रहे हो, इसके थ्रू एग्जैक्टली आपके पास हम डिसएडवांटेजेस देखेंगे कि डिसएडवांटेजेस के अंदर एग्जैक्टली आपके पास हो क्या रहा है। नाउ से दिस थिंग, अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बायोमास एनर्जी के क्या होते हैं? सबसे पहले आपके पास कौन से वाले हैं? हमारे पास इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हैं। इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के अंदर जॉब क्रिएशन। बायोमास इंडस्ट्री जो आपके पास है विलेजेस के अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके पास एक तो जॉब्स अवेलेबल नहीं है रूरल एरियाज़ के अंदर, देयरफॉर वहाँ पे आपके पास जॉब्स क्रिएट होती हैं। देन वेस्ट रिडक्शन, क्या चीज़ है? एडवांटेज क्या है? वो वेस्ट जो आपके पास वुड का है, प्लांट का है, क्रॉप रेजिड्यू है, एनिमल मैन्योर है, ये आपके पास एज अ वेस्ट है। इस वेस्ट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो आपके पास क्या चीज़ हो सकती है? आपके पास लैंडफिल जो वेस्ट है वो आपके पास खत्म हो सकता है। देन आगा सर, वुड वी फिनिश दिस चैप्टर टुडे? बिल्कुल एग्जैक्टली आगा हम फिनिश कर लेंगे इंशाल्लाह आज इसको। देन कार्बन न्यूट्रलिटी आपके पास क्या चीज़ है कि जब बायोमास इज प्रोड्यूस्ड एंड यूज सस्टेनेबली इट कैन बी कंसिडर्ड एज कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल क्या चीज़ है कि जब आप बायोमास को प्रोड्यूस कर रहे हो तो एग्जैक्टली जो कार्बन है उसको यूटिलाइज आप कर रहे हो। कार्बन को, अब रिमेंबर दिस थिंग, आपके पास जितने भी वेस्टेज मटेरियल्स हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्टेज मटेरियल है, उसको आप यूटिलाइज करके आप क्या चीज़ जनरेट कर रहे हो? आप कार्बन न्यूट्रलिटी को प्रमोट कर रहे हो। क्या चीज़ हो रही है? आपके पास जो
ग्रीन हाउस गैसेस या फिर आपके पास जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर इफेक्ट उस तरह नहीं पड़ रहा। लेकिन रिमेंबर दिस थिंग कि जो वेस्टेज है वो आप कंट्रोल कर रहे हो। देन रीन्यूएबल और सस्टेनेबल है, क्योंकि ऑफ कोर्स क्या चीज़ है, वेस्टेज जो है वो ऑफ कोर्स क्या चीज़ होगी, कभी भी रन आउट नहीं होगी। जितना ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास एक रीन्यूएबल और एक सस्टेनेबल रिसोर्स बनेगी। किस चीज़ के ऊपर? बायोमास एनर्जी के ऊपर। देन डिसएडवांटेजेस क्या है? एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लैंड का यूज़ बहुत ज़्यादा है। लैंड को, वो लैंड जो आपके पास एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ हो सकती है, वो लैंड जो आपके पास डिफरेंट और चीज़ों के अंदर यूटिलाइज की जा सकती है। हम फॉर एग्जांपल मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर, आपके पास वाटर रिसोर्सेज के ऊपर, डैम्स बनाने में, एचईपी के ऊपर, थर्मल पावर स्टेशन लगाने के ऊपर, न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगाने के ऊपर, वो लैंड एग्जैक्टली हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? पहले डिफॉरेस्टेशन करेंगे और उसके बाद हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स को बर्न करेंगे। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कार्बन पॉइंट, मीन्स इट हैज़ नो इफेक्ट। नो इफेक्ट नहीं, कार्बन का मतलब ये है कि देखो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, कार्बन बनता है, प्योर कार्बन बनता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, आपको याद है ना कि फॉसिल फ्यूल्स एग्जैक्टली क्या हो रहे हैं? आपके पास जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल क्या चीज़ होती है? आपके पास डीकम्पोज होता है ऑर्गेनिक मटेरियल। जो हम फॉसिल फ्यूल्स की जब बात की थी हमने, कि ऑर्गेनिक मटेरियल मिलियंस ऑफ ईयर्स तक क्या चीज़ होती है? आपके पास डीकम्पोज होता है और आपके पास कार्बन की फॉर्म के अंदर आता है। और ये कार्बन किस फॉर्म के अंदर होता है? आइदर आपके पास कोल की फॉर्म के अंदर, आइदर आपके पास नेचुरल गैस की फॉर्म के अंदर, नेचुरल गैस की फॉर्म के अंदर, या फिर आपके पास ऑयल की फॉर्म के अंदर आता है। ये फॉसिल फ्यूल्स की जनरेशन है। अब हम इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की जनरेशन, हम बायोमास एनर्जी भी ऐसे ही बनाते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स को हम क्या करते हैं? डीकम्पोज करते हैं नेचुरली खुद। ठीक है, एक तो है नेचुरल, नेचर प्रोसेस कर रही है जो आपके पास डीकम्पोज हो रहा है मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर। एक है जो हम खुद कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स को हम क्या कर रहे हैं? डीकम्पोज कर रहे हैं ताकि वो कार्बन बने। तो जितना ज़्यादा आपके पास कार्बन बनेगा उतनी ज़्यादा फ्यूल की आपके पास क्या चीज़ होगी? कि फ्यूल इनकम आपके पास ज़्यादा होगी। कैसे? कि आप क्या चीज़ कर रहे हो? ऑर्गेनिक मटेरियल से आप खुद फ्यूल जनरेट कर रहे हो, खुद आप कार्बन जनरेट कर रहे हो। सो दिस इज हाउ, जो हम कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कर रहे थे वो आपके पास ये है कि जब बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है सस्टेनेबली, इट कैन बी कंसिडर्ड एज द कार्बन न्यूट्रल। न्यूट्रल कार्बन आपके पास डेंजरस नहीं है, लेकिन कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, दैट इज डेंजरस फॉर द ग्रीन हाउस गैसेज, एज द ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, सो अगेन, लेकिन जब आप इस कार्बन को बर्न करोगे तब एग्जैक्टली क्या चीज होगी? नहीं, इफेक्ट होगा। जब जब कार्बन बना रहे हो तब तो कोई इफेक्ट नहीं है ना, तब तो कार्बन न्यूट्रलिटी हो रही है। लेकिन इसी कार्बन को जब बायोमास एनर्जी के अंदर आप इसको बर्न करोगे तब आपके पास क्या बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये आपके पास ग्रीन हाउस गैसेज हैं। सो ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन होगा कि जब बायोमास को, आपने बायोमास बना लिया, अब इस बायोमास फ्यूल को जब आप बर्न करोगे तो एग्जैक्टली क्या चीज़ होगी? कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी या कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास बनेगी। वाई इट्स एन एडवांटेज? क्योंकि कार्बन बन रहा है ना, फ्यूल बन रहा है, तो कार्बन न्यूट्रलिटी आपके पास ज़्यादा हो रही है। कार्बन न्यूट्रलिटी प्रमोट होने का मतलब ये है कि आपके पास, आप ऑयल, नेचुरल गैस और कोल के ऊपर आप रिलाई नहीं करोगे। आप किस चीज़ के ऊपर रिलाई कर रहे हो? उस ऑर्गेनिक फ्यूल के ऊपर जो आपने ऑर्गेनिक मैटर से लिया है। दैट इज आपके पास ऑर्गेनिक बायोमास एनर्जी। वाइट से मोर अमाउंट, हाँ एग्जैक्टली, आपके पास मोर अमाउंट के अंदर कार्बन जनरेट होगा। दैट इज द एडवांटेज। ठीक है, अच्छा, नाउ सी दिस थिंग। अब हमारे पास फिफ्थ वन आपके पास है बायोगैस। अब ये बायोगैस एग्जैक्टली आपके पास क्या है? बायोगैस है एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट। बायोगैस इज द रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो आपके पास प्रोड्यूस होती है जब आप ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि एनिमल वेस्ट या प्लांट का जो मैटर है उसको ब्रेक डाउन या उसको डिकम्पोज कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली, जैसे हमारे पास काउ डंग या फिर आपके पास काउ डंग या फिर गोट डंग्स, आपको क्या चीज़ की जाती है? एनिमल डंग्स या एनिमल वेस्ट को आप क्या चीज़ करते हो? डिकम्पोज करते हो। नाउ इट इज कलेक्टेड फर्स्ट, देन इट इज डिकम्पोज इन द एयर टाइट अंडरग्राउंड पिट्स के अंदर या फिर टैंक्स के अंदर। नाउ दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस द बायोगैस। इसको हम क्या कहते हैं? बायोगैस। नाउ प्राइमरली मीथेन गैस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। मीथेन गैस, CH4 गैस हम बनाते हैं किस चीज़ से? आपके पास बायो, आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल से। नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास क्या चीज़ है? दिस थिंग इज यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। वाइल बायोगैस इज अ चीप फ्यूल, लेकिन अगेन आपके पास क्या चीज़ है? इट्स प्रोडक्शन आपके पास डाइवर्ट करती है फ्रॉम एनिमल मैन्योर टू इट्स वल्नरेबल आपके पास या वैल्यूएबल सॉइल फर्टिलाइजर के ऊपर। रिमेंबर दिस थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि एनिमल डंग या फिर जो एनिमल वेस्ट है जो आप यूज़ कर सकते हो किस चीज़ के लिए? एज अ फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हो, उसके लिए आपके पास इनपुट कम हो जाती है एज कंपेयर आप उसको अगर बायोगैस के अंदर यूटिलाइज करो। नाउ बायोगैस प्लांट्स आपके पास, नाउ सी दिस थिंग एवरीवन, अब हमारे पास क्या चीज़ है? बायोगैस प्लांट हैज़ डोम शेप्ड आपके पास डाइजेस्टर,
जिसके अंदर हम क्या चीज़ करते हैं, काउ डंग को रखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बायोगैस प्लांट। आपके पास एक डोम शेप आपका डाइजेस्टर होता है जिसके अंदर आप काउ डंग को रखते हो। इट इज़ completely isolated and thus does not have oxygen in them. इन दीज anaerobic conditions, इसके अंदर आप क्या चीज़ करते हो, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हो। आपको प्रोसेस नहीं पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मीथेन गैस प्रोड्यूस कैसे होती है। आपको सिर्फ यहाँ तक पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली बायोगैस प्लांट के को हम यूज़ करके एग्जैक्टली मीथेन गैस जनरेट करते हैं। दैट्स ऑल व्हाट यू शुड नीड टू नो। क्या चीज़ आपके पास, द मेन थिंग, आपके पास बायोगैस प्लांट एक डोम शेप डाइजेस्टर होता है जिसके अंदर काउ डंग को रखा जाता है और उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। सिर्फ ये तीन चीज़ें। डाइजेस्टर आपके पास होता है एक एब्जॉर्बर, नहीं जिसके अंदर देखो, नहीं, डाइजेस्टर आपके पास क्या चीज़ होती है जिसके अंदर आप डीकम्पोज करते हो किस चीज़ को, एनिमल डंग को, या फिर काउ, आपके पास जो एनिमल डंग है उसको आप क्या कर रहे हो, डीकम्पोज कर रहे हो ताकि मीथेन गैस उससे प्रोड्यूस हो। अब आपके पास जो एनिमल डंग है दैट इज़ एन ऑर्गेनिक मैटर दैट इज़ मेड फ्रॉम द कार्बन। अब कार्बन से आपके पास उसके अंदर एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर आपके पास रिएक्शंस होते हैं एंड दीज नेचुरल रिएक्शंस आपके पास प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम कार्बन से CH4, दैट इज़ द मीथेन गैस। और ये मीथेन गैस यूज़ की जाती है किस चीज़ के लिए, कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसे होगी कि मीथेन गैस को यूज़ करके हम क्या करते हैं, स्टीम, आपके पास बॉयलर्स के अंदर वाटर को बॉयल करते हैं जिससे स्टीम जनरेट होती है। फिर उसके बाद स्टीम आपके पास टरबाइंस को मूव करवाती है, टरबाइंस आगे जनरेटर्स को मूव करवाते हैं, जनरेटर्स क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद जनरेटर्स आगे ट्रांसफार्मर के थ्रू आपके पास AC से DC किया जाता है, या फिर ट्रांसफार्मर रेगुलेट करते हैं एनर्जी को, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। फिर उसके बाद आपके पास घरों तक या फिर आपके पास ऑफिसेस तक ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है। गॉट इट एवरीवन? ऑलराइट एवरीवन, ओके, नाउ से दिस थिंग। अब हमारे पास क्या चीज़ है, नो वॉइस, एग्जैक्टली मैं आई वाज वेटिंग कि एग्जैक्टली आप लोग एक्नॉलेज कर लो पहले। अब नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास जियो थर्मल एनर्जी इज द नेक्स्ट वन, सिक्स वन। हमने टोटल 8 आपके पास नॉन रीन्यूएबल, सॉरी रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ने हैं। द सिक्स वन इज द जियो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल आपके पास क्या चीज़ है, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है दैट यूजेस हीट फ्रॉम विद इन द अर्थ। अब नाउ से दिस थिंग, वो हीट जो आपके पास अर्थ की कोर से आ रही है दैट इज द जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली, फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ। अच्छा रिमेंबर दिस थिंग कि पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है जियोथर्मल डेवलपमेंट का, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जियोथर्मल एनर्जी या जियोथर्मल पावर प्लांट्स नहीं है। ओके, नाउ से दिस थिंग, अब नाउ से दिस थिंग, ये आपके पास इट इज द रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स दैट यूजेस हीट फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ ताकि आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो। अब हमें ये पता है कि अगेन क्या चीज़ है कि वर्ल्ड की जो कोर है, अर्थ की कोर, इट इज़ वेरी हॉट। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है, नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास होता क्या, देखो, अब इस कोर के अंदर एग्जैक्टली हो ये रहा है, आपके पास ये जो कोर एग्जैक्टली है, कोर आपके पास है, उसके अंदर क्या चीज़ है, टेम्परेचर आपके पास बहुत ज़्यादा है। अब टेम्परेचर, इसी वजह से हम जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ करते हैं ताकि आपके पास वाटर को बॉईल किया जा सके, और फिर वाटर को बॉईल करने से फिर हम स्टीम जनरेट करते हैं। दैट स्टीम इज एग्जैक्टली यूज्ड इन टर्निंग द टर्बाइंस, बट नो डेवलपमेंट, एग्जैक्टली आगा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। ओके, नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास क्या चीज़ है कि जियोथर्मल पावर प्लांट्स हार्नेस द अर्थ्स नेचुरल हीट टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। कैसे हो रही है प्रोसेस, इसका क्या चीज़ है, सबसे पहले नाउ रिमेंबर दिस थिंग, आप क्या चीज़ कर रहे हो कि जियोथर्मल एनर्जी को आप यूटिलाइज कर रहे हो कि आप वाटर को क्या करोगे, बॉयल करोगे पहले। वाटर बॉयलर्स के, आप बॉयलर्स के अंदर वाटर बॉयल कर रहे हो जिसके थ्रू आपके पास स्टीम जनरेट हो रही है। स्टीम जनरेट होने की वजह से आपके पास क्या करते हो, आप टर्बाइंस को मूव करवाते हो। आप टर्बाइंस मूव करोगे, फिर उसके बाद आपके पास जनरेटर्स तक जाएगी, जनरेटर्स उसके बाद आपके पास आगे मूव करवाते हैं किस चीज़ के लिए, ट्रांसफार्मर के ऊपर, जो ट्रांसफार्मर पे, जो ट्रांसफार्मर है वो रेगुलेट करते हैं AC किसके अंदर, DC के अंदर। फिर उसके बाद आपके पास ऑफिसेस और आपके पास हाउसेस तक डोमेस्टिक यूज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल एग्जैक्टली,
जो हमने समअप किया है कि जियोथर्मल एनर्जी कैसे है कि आप क्या कर रहे हो, अर्थ की नेचुरल हीट को यूज़ करके क्या चीज़ कर रहे हो आप एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। हाउएवर पाकिस्तान के अंदर जियोथर्मल एनर्जी या जियोथर्मल पावर प्लांट्स आर नॉट एक्टिव। However, Pakistan possesses the significant potential. कैसे significant potential है कि पाकिस्तान की लैंड के अंदर आपके पास टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, विद न्यूमरस हॉट स्प्रिंग्स जो पाकिस्तान के पास है, मड वल्केनोज पाकिस्तान के पास हैं। स्पेसिफिकली रीजन्स कौन से हैं? गिलगित बल्तिस्तान एंड केपीके। दे एग्जिबिट द जियोथर्मल एक्टिविटी या फिर टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो आपके पास स्पेसिफिकली वाटर है, बॉइल्ड वाटर इज़ बीइंग मेड। कैसे? जो आपके पास टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू या फिर आपके पास अर्थ कोर की हीट के थ्रू आपके पास वाटर बॉयल होता है। वाटर बॉयल होने से अब नाउ से दिस थिंग एक्सपेंसिव नहीं, आपके पास ज़्यादा, आपके पास बहुत, आपके पास ज़्यादा चीप है। स्पेसिफिकली रिमेंबर दिस थिंग कि हम क्या चीज़ कर रहे थे। देखो थर्मल पावर स्टेशंस के अंदर एग्जैक्टली हम क्या कर रहे थे। थर्मल पावर स्टेशंस के अंदर हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे थे, ताकि आप क्या चीज़ करते थे, आप वाटर को बॉयल करते थे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, वाटर एग्जैक्टली खुद बॉइल्ड आपको स्पेसिफिकली डायरेक्टली मिल रहा है। अर्थ की कोर से जो वाटर एग्जैक्टली हमारे पास निकल रहा है, दैट इज ऑलरेडी बॉइल्ड। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रेजर्वायर्स आर बीइंग प्रेजेंट देयर, जहाँ पे ऑलरेडी बॉइल्ड वाटर इज बीइंग आपके पास मेड फ्रॉम द अर्थ कोर। ओके, नाउ से दिस थिंग, अब वॉल्केनिक एक्टिविटी, जियोथर्मल रिसोर्सेज आर ऑलरेडी अवेलेबल, जस्ट हमने इसको हार्नेस करना है पाकिस्तान ने कि with the growing population the Pakistani government needs to set up the geothermal power station, जो कि एग्जैक्टली एक ऑल्टरनेटिव या फिर एक ग्रीनर वे बना सकें किस चीज़ के लिए, फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ऑलराइट, सो अगेन दिस वाज द सिक्स्थ आपके पास रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सेवेंथ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, दैट इज द वेव एनर्जी, वेव पावर। वेव पावर आपके पास क्या चीज़ है? इट इज़ द रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स that captures the energy from the ocean waves to generate the electricity. Now, this rise and fall of the waves due to the आपके पास gravity pull of the moon, क्या चीज़ की जाती है, आपके पास waves generate हो रही हैं। इन waves को, इन rise and fall of waves को हम use कर सकते हैं ताकि हम turbines को move करवाएं, which produces the electricity. Now, special devices are there जिसको हम WEC device कहते हैं। Wait, who is there? Now, अब हमारे पास WEC device आपके पास क्या चीज़ है? wave energy converters होते हैं। These wave energy converters are being used किस चीज़ के लिए? जो आपके पास rise and fall of ocean waves हैं, they उनकी एनर्जी, उनकी मैकेनिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ as the wave rise and fall, the device moves and it drives the turbines to produce the electricity, and this power is the most, it is the cleanest and it is the greenest आपके पास electrical energy resource in the power resources topic. All right, now say this thing. Okay, इन द पाकिस्तान कोस्ट लाइन स्पेसिफिकली, जो सिंध की और बलोचिस्तान की कोस्ट लाइन है, आपके पास मकरान कोस्ट और आपके पास सिंध कोस्ट, इट हैज़ द पोटेंशियल फॉर द वेव एनर्जी जनरेशन। क्यों? बिकॉज अगेन हम ये क्लाइमेट के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जब हमारे पास वेस्टर्न डिप्रेशंस आती हैं या फिर आपके पास बलोचिस्तान, मकरान कोस्ट या सिंध कोस्ट के ऊपर आपके पास वेव्स चलती हैं, आपके पास विंड वेव्स चलती हैं, ना सिर्फ विंड वेव्स के थ्रू बट ऑल्सो आपके पास मून की ग्रेविटी पुल की वजह से जो वेव्स बन रही हैं, इन वेव्स के राइज और फॉल की वजह से पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल कि वो वेव एनर्जी को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, बट स्टिल पाकिस्तान डू फेस चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, इन टर्म्स ऑफ स्किल्ड लेबर्स। सो अगेन ना सिर्फ नेचुरल हिंड्रेंसेस हैं, ना सिर्फ फिजिकल फैक्टर्स के हिंड्रेंसेस हैं, बल्कि आपके पास ह्यूमन फैक्टर्स के हिंड्रेंसेस भी मौजूद हैं। ठीक है, सो नाउ से दिस थिंग, द एट्थ पावर रिसोर्स इज द टाइडल एनर्जी। एंड टाइडल एनर्जी क्या चीज़ है कि आप टाइड्स को यूज़ करके आप ओशन वेव्स, जो अभी हमने बात की राइज और फॉल की, दैट इज़ द टाइडल वेव की एनर्जी के ऊपर। सो अगेन ऑलमोस्ट आपके पास सेम है। सो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि वेव एनर्जी और टाइडल वेव एनर्जी के ऊपर, कि कोस्टल आपके पास जो एरियाज हैं उनके ऊपर क्या चीज़ हो रही है, आपके पास हमारे पास वेव्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड ओशन के अंदर या सीज के अंदर। सो डिफरेंट बिटवीन टाइड्स एंड वेव्स, दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। टाइडल वेव्स ये आपके पास सेवंथ वन है,
सेवन्थ और एट दोनों आपके पास सेम है कि आप पावर ले रहे हो टाइड्स के थ्रू या फिर वेव्स के थ्रू, दे आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। लेकिन रिमेंबर दिस थिंग कि सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ एडिशनल हम क्या बात कर रहे हैं, टाइड वेव को कहते हैं, टाइड इज द वेव, ठीक है, टाइड वेव्स को ही आप कहते हो। बट अगेन आपके पास रिमेंबर दिस थिंग कि इन दोनों को आप दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों आपके पास, दिस इज जस्ट द एक्सटेंडेड टॉपिक, ठीक है, टाइडल वेव्स के अंदर, ठीक है। सो अगेन these are the waves, these are the energy resources हमारे पास, alright। now say this thing 100% बिल्कुल exactly। अब हमारे पास remember this thing कि again different names होते हैं, हाँ। टाइडल वे एनर्जी जो है वो हार्नेस करती है राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन टाइड्स ताकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट की जा सके। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो हमारे पास है कि टाइडल बैराजेस हम बनाएं, दूसरा है आपके पास टाइडल स्ट्रीम्स। ये दो एग्जैक्टली चीज़ें हमारे पास है क्या, टाइडल बैराजेस और टाइडल स्ट्रीम्स हमारे पास होते क्या हैं। देखो टाइडल बैराजेस से आप कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो कि एक जाइंट वॉल बनाई जाती है अक्रॉस द बे। कैसे कि एक बराज आप बनाते हो, जैसे आपके पास जिस तरह आपके पास बराज बनाते हो गेट्स के थ्रू, या फिर फॉर एग्जांपल लेट्स सी आप डैम्स बना रहे हो कि आप ट्रैप कर रहे हो वाटर को एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर। नाउ से दिस थिंग अब एग्जैक्टली होता ही है कि एक दरमियान में एक गेट इज बीइंग अ गेट काइंड ऑफ थिंग इज बीइंग मेड, या फिर एक जाइंट वॉल इज बीइंग बिल्ट दरमियान में एट द बे। क्या चीज़ होती है, जब टाइड राइज करती है वाटर बिल्ड्स अप बिहाइंड द बराज, और जब टाइड दोबारा फॉल करती है द ट्रैप वाटर इज रिलीज थ्रू द पावरफुल टर्बाइंस जो उसको स्पिन करवाती है डैम्स के थ्रू। लेकिन अगेन रिमेंबर दिस थिंग, टाइडल वेव्स, रिमेंबर दिस थिंग कि टाइडल वेव्स डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एचईपी। एचईपी के अंदर क्या चीज़ है, आप पूरा प्रॉपर सेटअप कर रहे हो डैम्स के अंदर, लेकिन टाइडल वेव्स के अंदर क्या चीज़ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी आपके पास ओशन के अंदर या बे के ऊपर आप क्या चीज़ कर रहे हो, दरमियान में एक वॉल बनाते हो। अब होता क्या है कि जब आपके पास वेव्स आती हैं, आपके पास वेव्स आ रही हैं, इससे हिट करके दोबारा अगेन ये राइज करती हैं और दोबारा नीचे आपके पास फॉल करती हैं। इस जगह के ऊपर आप क्या चीज़, इस वॉल के आगे आप क्या चीज़ सेटअप करते हो, आप डब्ल्यू ई सी सेटअप करते हो। ये डब्ल्यू ई सी जो आपके पास होती हैं ये कन्वर्ट करती हैं आपकी टाइडल वेव्स मैकेनिकल एनर्जी से किसके ऊपर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर। सो रिमेंबर दिस थिंग कि आप क्या चीज़ कर रहे हो, दैट ट्रैप आपके पास वाटर इज बीइंग ट्रैप्ड किस किस चीज़ के थ्रू, आपके पास वॉल के थ्रू, दैट इज द जॉइंट वॉल जो आप बे के ऊपर बना रहे हो और वो आपके पास ओशन के ऊपर बनती है। नाउ से दिस थिंग, टाइडल स्ट्रीम्स जो हैं वो अनलाइक द बैराजेस होती हैं। टाइडल स्ट्रीम्स आपके पास एक लार्ज स्ट्रक्चर आपको नहीं चाहिए, आपको एग्जैक्टली सिर्फ क्या चीज़ चाहिए, आप करते क्या हो कि वाटर इज बीइंग, सबसे पहले जैसे जैसे वेव चल रही हैं, अब यहाँ पे एग्जैक्टली टाइडल स्ट्रीम्स के अंदर आप ये चीज़ सेटअप नहीं करते, दरमियान में वॉल्स आप सेटअप नहीं करते, बल्कि जस्ट जैसे जैसे वेव्स एग्जैक्टली चल रही हैं इनके टॉप के ऊपर, इनके टॉप के ऊपर जैसे आपके पास सोलर पावर्स को आप क्या करते हो, सेटअप करते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से आप एक डब्ल्यू ई सीज की आप सीरीज के अंदर इसको सेटअप करते हो। अब ना उससे दिस थिंग होता क्या है, होता ये है कि जब वेव्स चलती हैं तो साथ साथ आपके पास ये ओवरऑल पूरी सीरीज ऑफ डब्ल्यू ई सीज मूव करती हैं अप एंड डाउन। जब ये अप एंड डाउन मूव करती हैं तो मैकेनिकल एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, और ये मैकेनिकल एनर्जी जो है बाद में डब्ल्यू ई सीज कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, एंड दैट थिंग इज द टाइडल स्ट्रीम्स के अंदर, जिसके अंदर टाइडल करंट्स को यूटिलाइज किया जाता है। टाइडल करंट्स आपके पास क्या है, वेव करंट। वेव करंट एग्जैक्टली क्या चीज़ है कि मैकेनिकल एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, और आपके पास क्या चीज़ है, डब्ल्यू ई सी। डब्ल्यू ई सी आपके पास इज बीइंग आपके पास सेटअप ऑन द टॉप ऑफ दीज वेव्स, ठीक है। नाउ अब आपके पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस आपके पास क्या है कि वेव और टाइडल आपके पास पावर को, क्या आपके पास एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा, कैसे कि आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर करनी पड़ेगी फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड अगेन गवर्नमेंट नाउ स्मॉल स्केल, इट इज़ वेरी स्मॉल स्केल के ऊपर, क्यों, बिकॉज इट जनरेट्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन ओनली एट कोस्टल साइड के ऊपर आप सेटअप कर सकते हो, सोलर पावर की तरह नहीं है कि अगेन आपके पास क्या चीज़ होगी कि आप कहीं पे भी इसको सेटअप कर सकते हो, जैसे सोलर पावर को हम कहीं पे भी सेटअप कर सकते हैं, देयरफॉर बिल्कुल उसी तरीके से रिमेंबर दिस थिंग आपके पास, हेलो हेलो, is the voice coming? All right, okay. So again, what was the last thing which you guys have heard?
Ava, what was the last thing which you guys have heard? द डिसएडवांटेजेस हमने स्टार्ट किए थे. डिसएडवांटेज में आई वाज टेलिंग कि अगेन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, आप गवर्नमेंट से इन्वेस्टमेंट नहीं ले. जी हाँ, यस. ऑलराइट, ठीक है, ठीक है. कि अगेन आपके पास क्या चीज़ है कि गवर्नमेंट आपके पास इन इतनी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी को अभी अफोर्ड नहीं कर सकती. ठीक है. नंबर सेकंड हमने कहा था कि इट ओनली जनरेट्स द स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्या चीज़ है कि टाइडल वेव से या फिर आपके पास जो वेव, आपके पास वेव पावर के थ्रू आप क्या चीज़ नहीं कर सकते, इतनी एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते. एक तो है कि चलो ठीक है, आपने सेटअप कर दिया, एक्सपेंसिव सेटअप है, ठीक है. लेकिन एक्सपेंसिव सेटअप के बाद यू नीड एक्स्ट्रा अमाउंट किस चीज़ के लिए, टू मेंटेन दैट थिंग एज वेल. तो मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा है. अच्छा, मेंटेनेंस की कॉस्ट भी पूरी होगी, आपको एटलीस्ट आउटपुट तो इतना मिले कि आप क्या चीज़ कर सको, आप उसको अफोर्ड कर सको. बट अगेन क्या चीज़ है, आपके पास जो आउटपुट एनर्जी है वो इतनी नहीं बन रही कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है उसको पूरा कर सके. सो देयरफॉर इट जनरेट्स ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ आपके पास इलेक्ट्रिसिटी. देन सिर्फ कोस्टल साइड के ऊपर सेटअप की जा सकती है. आपके पास वर्सिटैलिटी नहीं है. वर्सिटैलिटी का मतलब क्या होता है कि आप जैसे सोलर पावर को कहीं पे भी लगा सकते हो जहाँ पे एग्जैक्टली सन या आपके पास हीट एनर्जी इज बीइंग मेड, लेकिन या फिर इज बीइंग आपके पास प्रेजेंट. लेकिन यहाँ पे कोस्टल साइड, यहाँ पे सिर्फ आप क्या कर सकते हो, टाइडल वेव्स के जो आपके पास डब्ल्यू हैं उनको सिर्फ कहाँ पे सेटअप कर सकते हो, ओनली इट कैन बी सेटअप एट द कोस्टल साइड्स. देन इट इज़ ऑल्सो हैजर्डस टू द मेरीन लाइफ. ठीक है, मछलियों के लिए, फॉर द फिशेस, फॉर द मेरीन लाइफ आपके पास क्या चीज़ है, हैजर्डस है. ठीक है. नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास क्या चीज़ है, इट डैमेजेस टू द हैबिटेट. देन आपके पास क्या चीज़ है कि जो आपके पास विंड है वो आपके पास क्या चीज़ है, हैबिटेट है. सो देयरफॉर आपके पास इट इज़ हैजर्डस टू द मेरीन लाइफ एज वेल एज टू द हैबिटेट्स जो आपके पास मौजूद हैं वाटर के अंदर, सी के अंदर या फिर ओशन के अंदर. Then disruption to the shipping and the fishing areas. Then it is difficult to set up these kind of technology किस चीज़ के ऊपर, at the sea level के ऊपर. It is not enough output to meet the demands. It can damage or disrupt the cyclones or tsunamis, can be disrupted by the cyclone or tsunami. So remember this thing. आपके पास क्या चीज़ है, it can be disrupted by the cyclones or tsunamis के through. देन शॉर्टेज ऑफ एक्सपर्टीज, शॉर्टेज ऑफ एक्सपर्टीज है या फिर नॉलेज है कि पाकिस्तान के पास स्किल्ड लेबर्स आर नॉट अवेलेबल. देयरफॉर इट इज़ डिफिकल्ट टू सेट अप द दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी. इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तानी कोस्टल लाइन के ऊपर जो आपके पास मकरान कोस्ट है या फिर पाकिस्तान के पास जो सिंध कोस्ट है, इट इज़ डिफिकल्ट टू सेट अप दीज काइंड ऑफ एक्सपर्टी, दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी कोस्टल लाइन के ऊपर. क्यों? बिकॉज पाकिस्तान की एक्सपर्टीज़, पाकिस्तान की नॉलेज, पाकिस्तान के स्किल्ड लेबर्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट है. सो देयरफॉर इट इज़ डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू सेट अप दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज. टेल मी एवरीवन इफ यू हैव गॉट अबाउट द रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. ओके, ऑलराइट एवरीवन, नाउ सी दिस थिंग. अब हमारे पास क्या चीज़ है, नाउ सी ज़रा देखो. अब पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान के रिसोर्सेज जो हैं वो अगेन ज़्यादातर कौन फ्यूल कर रहा है, वो आपके पास फॉसिल फ्यूल्स सबसे ज़्यादा एज अ रिसोर्स यूज़ किया जाता है. कि कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो 64% ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स पाकिस्तान की जो पावर एनर्जी रिसोर्स है उसको कंट्रीब्यूट करता है. नाउ से दिस थिंग, फिर उसके बाद आपके पास एच कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 27% कंट्रीब्यूट कर रहा है. देन न्यूक्लियर पावर जो है वो आपके पास 9%, या फिर अदर जो आपके पास ग्रीनर रिसोर्सेज हैं जैसे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, सॉरी आपके पास सोलर पावर है या फिर आपके पास विंड पावर्स हैं, वो अगेन क्या चीज़ कर रहे हैं, वो आपके पास 9% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, पावर रिसोर्सेज के ऊपर. ऑलराइट, यहाँ तक बात समझ आ गई एवरीवन? टेल मी अबाउट दिस. बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ऑफिशियली जो टॉपिक है हमारे पास एंड हो गया. सिर्फ पास्ट पेपर्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने अब ऐड करने हैं, जैसे नेशनल ग्रिड स्टेशन हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर. जैसे पाकिस्तान के पास चैलेंजेस क्या है, पाकिस्तान के पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है. सो देयरफॉर वी हैव टू टॉक अबाउट दिस थिंग नाउ. अब नाउ से दिस थिंग कि सबसे पहले नेशनल ग्रिड स्टेशन की बात करते हैं, नेशनल ग्रिड सिस्टम जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एनजीएस जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो एग्जैक्टली सिस्टम है क्या. नाउ से दिस थिंग, ये टॉपिक एग्जैक्टली कैसे है आपके पास या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिवाइडेड कैसे है
कि इट इज़ द नेटवर्क ऑफ द केबल्स एंड द ट्रांसफॉर्मर्स जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सेटअप किया हुआ है ताकि कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके। अब क्या चीज़ है, ये एनजीएस करता है कि इट ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पावर स्टेशंस इन पाकिस्तान टू होम्स, फैक्ट्रीज एंड अदर प्लेसेस। बट अगेन थ्रू द ग्रीन मीटर्स एंड द अदर न्यूअर टेक्नोलॉजीज आपके पास क्या चीज़ की गई है कि इन नेशनल ग्रिड सिस्टम्स को अपग्रेड किया गया है कि ना सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी टू द कंज्यूमर्स बट ऑल्सो द public can also add up their electricity to the NGS, to the national grid systems. ठीक है, now say this thing. अब components हमारे पास क्या क्या है, now say this thing आपके पास components की बात नहीं करते because again it is now not included in your syllabus आपके पास। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए रिगार्डिंग द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस। क्यों? क्योंकि नेशनल ग्रिड सिस्टम्स जो थे सिर्फ आपको उसकी एक डायग्राम पता होनी चाहिए कि आपके पास एग्जैक्टली नेशनल ग्रिड स्टेशंस वर्क कैसे करते हैं। हम नेक्स्ट उसके ऊपर नेशनल ग्रिड स्टेशंस की या नेशनल ग्रिड सिस्टम की हम डायग्राम के बारे में देखते हैं। अब आपके पास क्या चीज़ है, अब आपके पास क्या चीज़ है कि आपके पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एग्जैक्टली क्या है नेशनल ग्रिड सिस्टम्स के। नाउ से दिस थिंग, अब देखो कि आपके पास सबसे पहले एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स द इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स। ठीक है, ये आपके पास एडवांटेजेस हैं। ठीक है, कि सबसे पहले कि हर पार्ट कंट्री का हर पार्ट रिसीव कर सके इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स, नेशनल ग्रिड सिस्टम के आपके पास एडवांटेज, द फर्स्ट एडवांटेज इज दिस। ठीक है, द सेकेंड एडवांटेज इज कि अगर कोई भी एरिया आपके पास लेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है तो आपके पास क्या चीज़ है, और दूसरा एरिया ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाला एरिया है वो स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे जनरेट हो रही है वहाँ पे उसकी डिमांड को फुलफिल कर सके। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज इन केस ऑफ द पावर फेलियर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो दैट लॉस कैन बी कंपनसेटेड बाय द लार्ज एरिया जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज एग्जैक्टली क्या है कि लॉन्गर डिस्टेंसेस के ऊपर जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है वो बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 30% ऑफ जो पाकिस्तान के इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके पास क्या चीज़ हो जाती है, वो लॉस हो जाती है। सो देयर फॉर इन ट्रांसमिशन लाइन्स के लॉसेज बहुत ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान नेशनल ग्रिड सिस्टम के अंदर ऑलमोस्ट 30% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके पास क्या हो जाती है, इट इज़ लॉस्ट। ऑलराइट, नाउ नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास क्या चीज़ है, द नेक्स्ट वन इज ट्रांसमिशन लाइन्स वर लेड एट अ क्लोसल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा हैवी अमाउंट के अंदर हैवी अमाउंट की आपके पास स्पेंडिंग हो रही है। और इस हैवी अमाउंट की स्पेंडिंग के आपके पास क्या चीज़ है, एक तो सबसे पहले इसको बनाना बहुत मुश्किल, नंबर सेकंड कि आपके पास जो बिल्डिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद मेंटेन करना इसको बहुत मुश्किल है। रेन एंड विंड इफेक्ट करती है, बिल्कुल एग्जैक्टली देखो रेन रेन नहीं करती इफेक्ट, हमेशा याद रखना जो आपके पास जितनी भी पावर लाइंस हैं उसके ऊपर कभी भी रेन जो है वो इफेक्ट नहीं करती। बट अगेन पाकिस्तान के अंदर ट्रांसमिशन लाइंस को कनेक्ट ही अनफॉर्चुनेटली अनस्किल्ड लेबर्स ऐसे करते हैं कि इसके ऊपर विंड और रेन का इफेक्ट आ जाता है। सो देयर फोर जो आप हम ये कहते हैं कि अच्छा आपके पास रेन या विंड के थ्रू एग्जैक्टली क्या चीज़ हुई, कहीं पे आपके पास कहीं पे एग्जैक्टली आपके पास लेट्स सी हम ये कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट्स आपके पास हो गए, या फिर एग्जैक्टली क्या चीज़ हुई, ट्रांसमिशन लाइंस आपके पास जल गई। वो एग्जैक्टली क्यों हो रही है, हो क्यों रही है, वो आपके पास हो क्यों रही है। नाउ से दिस थिंग, नाउ से दिस थिंग, आपके पास क्या चीज़ हो रही है, डिसएडवांटेज है आपके पास कि ये सेटअप नहीं हुआ हुआ बाय द स्किल्ड लेबर्स। ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द नेशनल ग्रिड सिस्टम्स। टेल मी एवरीवन इफ यू हैव गॉट दिस थिंग। अच्छा, नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास क्या चीज़ है, बिफोर के अगेन हम आगे मूव करें लेट्स मेक द डायग्राम जो आपके पास किस चीज़ के लिए, आपके पास एनजीएस जो नेशनल ग्रिड सिस्टम है उसको एग्जैक्टली हमने सेटअप कैसे करना है या फिर कैसे सेटअप होता है, दैट इज द डायग्राम जो आपके पास इंक्लूडेड है इन योर सिलेबस। और एग्जैक्टली हम उसको जरा देखते हैं एक दफ़ा। एवरीवन फर्स्ट एक्नॉलेज कि वेदर यू हैव गॉट दिस थिंग कि नेशनल ग्रिड सिस्टम का सबको समझ आ गया या नहीं। ऑलराइट एवरीवन, सबको समझ आ गया, अरीबा, अहमद, सॉरी जैनब, राफे, अयान, शराम, वर्दा। ऑलराइट अयान,
मैं नेशनल ग्रिड सिस्टम की आपको क्विक डेफिनेशन बता देता हूँ। देखो कि एग्जैक्टली आपके पास एग्जैक्टली है क्या। देखो सबसे पहले कि नेशनल ग्रिड सिस्टम एग्जैक्टली है क्या। हम नेशनल ग्रिड सिस्टम की ना एक डायग्राम भी बना लेते हैं कि देखो इमेजिन करो, सबसे पहले हम कहते हैं कि आपके पास ये जनरेटर था। अब ये जनरेटर एग्जैक्टली जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी किसी भी थ्रू, किसी भी मेन सिस्टम के थ्रू। सोलर पावर हो सकती है, विंड पावर हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। वो नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल है, किसी पावर के थ्रू आपके पास आगे जनरेटर लगा हुआ था। ठीक है, जनरेटर से आपके पास नेशनल ग्रिड सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ये जनरेटर आगे कनेक्टेड है किस चीज़ के थ्रू, ट्रांसफार्मर के पास। ठीक है, अब ये जो ट्रांसफार्मर है ये रेगुलेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, और ट्रांसफार्मर के साथ आगे आपके पास इसके आगे ये ट्रांसमिशन लाइंस अब कनेक्टेड होती हैं। ये ट्रांसमिशन लाइंस कनेक्टेड हैं पूरे मुल्क के अंदर। ठीक है, सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, अब हो क्या रहा है, क्या चीज़ हो रही है दरमियान में, क्या चीज़ हो रही है, जनरेटर एग्जैक्टली क्या चीज़ कर रहा है, कोई भी मैकेनिकल एनर्जी है, कोई भी हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी है, उसको कन्वर्ट कर रहा है किस चीज़ के अंदर, आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी सप्लाई के अंदर है। ये एसी सप्लाई आपके पास कन्वर्ट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है किस चीज़ के अंदर, डीसी सप्लाई के अंदर। नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास क्या चीज़ है, इसके बाद ट्रांसफार्मर के बाद ट्रांसमिशन लाइंस, दीज ट्रांसमिशन लाइंस आर कनेक्टेड इन अ ग्रिड। ठीक है, इन अ ग्रिड सिस्टम। सो इस पूरे ग्रिड सिस्टम को हम क्या कहते हैं, नेशनल ग्रिड सिस्टम कहते हैं। ये नेशनल ग्रिड सिस्टम क्या है, जो पूरे मुल्क को ट्रांसमिशन लाइंस और पावर लाइंस के थ्रू कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, हम एक बात करते हैं कि आपके पास एक एरिया है, लेट्स सी हम कहते हैं कि चश्मा का फॉर एग्जांपल लेट्स सी एरिया मियाँ वाली के अंदर, न्यूक्लियर पावर एनर्जी के थ्रू हम क्या चीज़ कर रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस के थ्रू। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है, नाउ से दिस थिंग, हमने मियाँ वाली के थ्रू हमने क्या चीज़ की, यहाँ पे चश्मा के ऊपर अब ये सारी इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग कनेक्टेड थ्रू द नेशनल ग्रिड सिस्टम। ये नेशनल ग्रिड सिस्टम अब आपके पास क्या है, हर जगह के ऊपर मूव कर रहा है। तो पाकिस्तान के अक्रॉस ये नेशनल आपके पास ये जो पावर लाइंस हैं, दीज लाइंस आर बीइंग कनेक्टेड टू द होल एरिया ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। बिल्कुल एग्जैक्टली, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल एग्जैक्टली, दैट इज द नेशनल ग्रिड सिस्टम, जिसके अंदर ट्रांसमिशन लाइंस और आपके पास ट्रांसमिशन लाइंस, इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स, जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर इज इंक्लूडेड। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई एवरीवन। ऑलराइट, ऑलराइट, परफेक्ट, ओके, नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास क्या चीज़ है, दिस इज ऑलमोस्ट हमारे पास सेकंड लास्ट टॉपिक, दैट इज द चैलेंजेस इन प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल पाकिस्तानीज। क्यों अनफॉर्चुनेटली क्यों डिफ़िकल्ट है या फिर क्यों नहीं पॉसिबल हो रहा कि हम पाकिस्तान के हर कोने के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकें। द फर्स्ट थिंग इज़ स्पार्स पॉपुलेशन। पाकिस्तान के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, बहुत कम डेंसिटी है पॉपुलेशन की। देयर फॉर इकोनॉमिकली इट इज़ डिफ़िकल्ट कि अगेन आप फ्यू हंड्रेड्स के लिए अगेन क्या चीज़ करें, इतनी बड़ी सेटअप कॉस्ट करें। जो आपके पास नेशनल ग्रिड सिस्टम है उसको हम एक्सपैंड करें वहाँ पे जहाँ पे आपके पास स्पार्स पॉपुलेशन है। स्पार्स पॉपुलेशन क्या है, जहाँ पे आपके पास लो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। देयरफॉर ना सिर्फ ये बल्कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी आपने कह दिया हाँ ठीक है, हम क्या नाम है फॉर एग्जांपल लेट्स सी गवर्नमेंट ने पास कर दिया कि ठीक है यार स्पार्स पॉपुलेशन को भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। अब एग्जैक्टली क्या चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देना है। सिर्फ आपने ट्रांसमिशन लाइंस नहीं लगानी, सिर्फ आपने आपके पास इलेक्ट्रिसिटी पोल्स नहीं लगाने, बट ऑल्सो आपके पास द फर्स्ट थिंग इज क्या चीज़ करनी है, आपने उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट देनी है। नंबर सेकंड, आपने वहाँ पे हाउसेस सेटअप करने हैं, किसके लिए, फॉर द वर्कर्स। किसके लिए आपने हाउसेस सेटअप करने हैं, जो आपके पास उस पावर को जनरेट करेगा या उस पावर को एग्जैक्टली मेंटेन करके रखेगा। सो देयरफॉर सिर्फ आपने बिल्डिंग की कॉस्ट नहीं देनी बल्कि आपने मेंटेनेंस की कॉस्ट भी देनी है। सो देयरफॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ना सिर्फ एक्सपेंसिव है बट ऑल्सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एज वेल। So therefore, it is difficult for the government to provide the electricity in all parts of Pakistan. ना सिर्फ ये geographical barriers भी हैं, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे डेजर्ट एरियाज हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जो माउंटेनियस रीजन्स के ऊपर हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी टू दोज रीजन्स जहाँ पे आपके पास जियोग्राफिकल बैरियर्स आ जाएँ कि माउंटेनियस रीजन्स या डेजर्ट एरियाज के ऊपर। फॉर एग्जांपल लेट्स सी थर के एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सी पंजाब के अंदर थल डेजर्ट्स के एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल बलोचिस्तान के अंदर खारान डेजर्ट के एरियाज हैं।
सो देयर आर लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स, जियोग्राफिकल ऑब्स्टेकल्स हैं कि आप पावर लाइंस वहाँ पे क्या कर सकें, कंस्ट्रक्ट कर सकें. देन आपके पास पावर लॉसेस बहुत ज़्यादा है. लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस है. ऑलरेडी पाकिस्तान का जो नेशनल ग्रिड सिस्टम है वो 30% आपके पास लॉस ऑलरेडी बेयर कर रहा है. फिर उसके बाद क्या चीज़ है, इसके बाद भी आप और ज़्यादा एक्सपैंड करोगे, the only thing you are going to get is more power loss. Then maintenance issue के ऊपर we have already talked about कि आपके पास रिमोट एरियाज़ के अंदर इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. देन फ्यूल सप्लाई. फ्यूल सप्लाई क्या है कि रिलायबल फ्यूल सप्लाई आपको देना पड़ेगा. आप ऑयल नेचुरल गैस के ऊपर, आप फ्यूल सप्लाई के ऊपर नहीं चल सकते थर्मल पावर स्टेशन के ऊपर. यू हैव टू गो टूवर्ड्स द रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. लेकिन अगर आप थर्मल पावर स्टेशन, अब आपने खुद देखा है हमने कि आपके पास फॉसिल फ्यूल्स कितनी आपके पास जनरेट कर इलेक्ट्रिसिटी, ऑलमोस्ट 64% फॉसिल फ्यूल्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड. ये 64% के थ्रू आप क्या चीज़ नहीं कर सकते, आप उन गांव के एरियाज को इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकते. वाई? बिकॉज दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी एक्सपेंसिव. हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई हुई है, देन फिर उसको आप नेशनल ग्रिड स्टेशन के अंदर, आप नेशनल ग्रिड सिस्टम के अंदर आप एडअप कर दो और फिर एग्जैक्टली आप उसको दे सकते हो. लेकिन अगेन रिमेंबर दिस थिंग, फ्यूल इज़ नॉट चीप. या रॉ मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हो थर्मल पावर स्टेशन के अंदर, 64% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो पाकिस्तान की बन रही है वो फॉसिल फ्यूल पे बन रही है, ऑयल, कोल, नेचुरल गैस के ऊपर बन रही है. दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट चीप. सो देयरफॉर आपके पास क्या चीज़ है, गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड दैट इलेक्ट्रिसिटी किसको, टू द रूरल एरियाज जो इतनी इलेक्ट्रिसिटी अफोर्ड नहीं कर सकते. देन इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट्स जो हैं कि आपके पास पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस चाहिए. किस चीज़ के लिए? टू मेक दीज हैवी इन्वेस्टमेंट्स. किसके ऊपर? एच आपने बनानी है, आपने नेशनल ग्रिड सिस्टम को एक्सपांड करना है, इसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए. देन सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है. ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ रीजन्स जहाँ पे आप पावर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते. फॉर एग्जांपल लेट्स सी, बलूचिस्तान के ऐसे रूरल एरियाज़ जो आपके पास दूसरी कंट्रीज़ के साथ हैं. फॉर एग्जांपल खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे एरियाज़ जो आपके पास अफगानिस्तान के साथ जिनके बॉर्डर्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स वहाँ पे क्या हैं? फॉर एग्जांपल लेट्स सी, बलूचिस्तान के अंदर देयर आर लॉट ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स ओवर द डिफरेंट ऐसी ऐसे ऐसे लोकल्स जहाँ पे इश्यूज, सिक्योरिटी कंसर्न्स ये हैं कि आपके पास पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए, फॉर एग्जांपल लेट्स सी आपने रूम सेटअप कर दिए, फॉर एग्जांपल लेट्स सी आपने ऑफिस सेटअप कर दिए, उन ऑफिस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उन लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जो गवर्नमेंट की तरफ से एज इलेक्ट्रिकल वर्कर्स हैं, वहाँ पे नहीं जा सकते. सो देयरफॉर क्या चीज़ है, वी हैव द सिक्योरिटी कंसर्न्स ओवर द डेवलपमेंट ऑफ द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन पाकिस्तान. Now say this thing. Now the last topic, that is the impact of load shedding on the industries and businesses. Unfortunately, again, load shedding, it is a temporary cut in the electricity supply to avoid the complete blackout. लोड शेडिंग हम कहते हैं किस चीज़ को है? लोड शेडिंग देखो, आप उस चीज़ को कहते हो कि लोड शेडिंग जो होती है वो आपके पास खुद की जाती है, और लोड शेडिंग गवर्नमेंट खुद करती है, या आपके पास टेम्परेरी कट होता है. टेम्परेरी कट क्या है कि अगेन फॉर एग्जांपल 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, या फिर हम क्या करते हैं कि पर मंथ गवर्नमेंट सेटअप कर लेती है कि इस मंथ के अंदर फॉर एग्जांपल लेट्स सी हमारे पास नेशनल ग्रिड सिस्टम के अंदर शॉर्टेज आ रही है 30% की. सो इस 30% को कंप्लीट, इस 30% जो शॉर्ट आपके पास शॉर्टेज है, इसको कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अच्छा फॉर एग्जांपल लेट्स सी 7 या 8 घंटे की पर मंथ लोड शेडिंग हमने करनी है. ठीक है, अब नाउ से दिस थिंग, नहीं रिचार्ज नहीं, रिमेंबर दिस थिंग, आगा इसको हम रिचार्ज नहीं कहते. रिचार्ज होता है कि अगेन आपने फॉर एग्जांपल लेट्स सी कट कर दी और उसके थ्रू उसके उस टाइम के अंदर और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. आपके पास ओवरऑल फॉर एग्जांपल लेट्स सी पिछले मंथ के अंदर अगर हम कहते हैं कि शॉर्टेज आया पाकिस्तान के अंदर 30% का, अब वो 30% का जो शॉर्टेज है वो अगले मंथ के अंदर आपने क्या चीज़ करनी है, वो पूरा करना है, वरना क्या चीज़ हो जाएगी, कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाएगा. सो देयरफॉर आपके पास क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कट करना इंटेंशनली, दैट इज़ नॉट फुलफिलिंग द लॉस टू मेंटेन. हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, कि कंप्लीट ब्लैकआउट, आपको कंप्लीट ब्लैकआउट से बचने के लिए आप इंटेंशनली जो इलेक्ट्रिसिटी कट कर रहे हो, दैट इज लोड शेडिंग. Then it is intentional interruption of electrical supply in the certain areas to prevent the total blackout of the entire power system. Then essentially it is controlled power outage to protect the power grid from load shedding and potential damage. So now say this thing, अगर आप क्या चीज़ करोगे, आप लोड शेडिंग नहीं कर रहे, बल्कि अगेन क्या चीज़ हो रही है, आप अगर लोड शेडिंग नहीं करती गवर्नमेंट, तो एग्जैक्टली क्या चीज़ होगी, ज़्यादा बर्डन पड़ता है नेशनल ग्रिड सिस्टम के ऊपर, एंड देयरफॉर
नेशनल ग्रिड सिस्टम कैन एज होल आपके पास कोलैप्स कर सकता है, विच मीन्स द होल कंप्लीट ब्लैकआउट. सो देयरफॉर लोड शेडिंग इज़ कंपल्सरी और इंटेंशनली की जाती है और लाजमी है. ये जहाँ पे शॉर्टेज होगी वहाँ पे आपके पास लोड शेडिंग लाजमी होगी, अदरवाइज कंप्लीट ब्लैकआउट वुड बी रेडी. देन नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस के ऊपर. नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं? ऑफ कोर्स जैसे हमारी अकेडमी के ऊपर हमें इफेक्ट होता है कि अगेन हम क्लासेस नहीं ले पाते समटाइम्स, सो अगेन इट इज़ द नेगेटिव इफेक्ट कि अगेन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या फिर अगेन आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ गया. फॉर एग्जांपल लेट्स सी आपके पास तो एजुकेशन के ऊपर इफेक्ट है. सो ना सिर्फ एजुकेशन के ऊपर बल्कि अदर इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी हैं, टर्शरी हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज हैं या फिर बिजनेसेस हैं, उनके ऊपर इफेक्ट आएगा. कैसे कि सबसे पहले प्रोडक्शन मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल से डील कर रही है, या फिर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो आपके पास सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हैं, उनके ऊपर इफेक्ट आएगा. सो देयरफॉर उनका आउटपुट क्या करता है? डिक्रीज. सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं जैसे मशीनरी है, कंप्यूटर्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो डैमेज हो सकती हैं अगर आप क्या करते हो, अगर आप कंप्लीटली कट आउट करते हो. जस्ट देन फिर उसके बाद आपके पास क्या चीज़ है? बिजनेसेस ऑफन दे नीड टू इन्वेस्ट इन जनरेटर्स और अदर बैकअप प्लान्स जो कि ऑपरेशनल कॉस्ट को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं. देयरफॉर नेक्स्ट आपके पास क्या है? प्रोडक्शन रिड्यूस हो रही है, डैमेज गुड्स बन रहे हैं, देयरफॉर उनकी सेल्स क्या होंगी? कम होंगी. या फिर ऐसे बिजनेसेस जो इंटरनेशनल डील कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उनकी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं वो आपके पास क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे. देन इनकंसिस्टेंट पावर सप्लाई लीड्स टू द डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स, और डिससेटिस्फाइड कस्टमर का मतलब ये है कि पोटेंशियल लॉस टू द बिजनेस. ऑलराइट, नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है? पावर आउटरीचेस. क्या चीज़ है? इट कैन डिस्टर्ब द सप्लाई चेन. एक एक आपके पास रिलेशन इफेक्ट हो गया, इट विल डिले द होल सप्लाई चेन. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी एक रॉ मटेरियल इज बीइंग मेड बाय द इंडस्ट्री, वो जनरेट कर रहे हैं. अगर रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग आपके पास क्या चीज़ हो जाती है? वो आपके पास इफेक्ट करती है. देन जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो इफेक्ट करेगी. सेकेंडरी इंडस्ट्री इफेक्ट कर रही है तो आपके पास जो टर्शरी इंडस्ट्री है, जो सर्विसेज की इंडस्ट्री है, वो भी एग्जैक्टली क्या करेगी? इफेक्ट करेगी. देयरफॉर फ्रीक्वेंट पावर कट्स हिंडर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है. अच्छा, नाउ से दिस थिंग. फिर उसके बाद क्या चीज़ है? पावर कट्स क्रिएट अनकंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन एंड इट कैन डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन सिस्टम्स इन पाकिस्तान. देन इनकंसिस्टेंट पावर सप्लाई इट अफेक्ट्स द प्रोडक्ट क्वालिटी एज वेल, एंड जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो कहेगा यार ये कैसी प्रोडक्ट बनाई आपने. सो देयरफॉर इट कैन affect the customer dissatisfaction, it can affect the product quality as well. Then reduce productivity and increase cost can hinder economic growth and development. क्यों? क्योंकि अगर आप क्या चीज़ कर रहे हो कि आपके पास आप जनरेटर्स को यूज़ कर रहे हो, यूपीएस को यूज़ कर रहे हो, बिजनेसेस अगर इनको यूज़ करें तो ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा होगी. ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा हो रही है तो आपके पास जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज करेगी. देयरफॉर आपके पास रिमेंबर दिस थिंग कि प्रोडक्टिविटी बिजनेस के अंदर इशू आएगा. सो देयरफॉर दीज आर द पॉइंट्स जो अफेक्ट करते हैं बिजनेसेस को. अब कॉजेज क्या हैं इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज के पाकिस्तान के अंदर? इनएफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है. ठीक है. पावर प्लांट्स बहुत पुराने हो चुके हैं, ट्रांसमिशन लॉसेज ऑलमोस्ट 30% हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर. पाकिस्तान के अंदर बिजली चोरी सबसे बड़ा इशू है. सो देयरफॉर देन फ्यूल शॉर्टेज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है कि फॉसिल फ्यूल्स बहुत लिमिटेड सप्लाई में, जैसे कोल, ऑयल और नेचुरल गैस बहुत कम सप्लाई के अंदर है और हमें पाकिस्तान को इंपोर्ट करने पड़ते हैं फ्रॉम द सऊदी कंट्रीज. देयरफॉर द फ्यूल शॉर्टेजेस. देन वाटर स्कार्सिटी, फ्रेश वाटर जो आपके पास है वो बहुत कम है. देयरफॉर अगेन आपके पास क्या चीज़ हो रही है इस, और ना सिर्फ फ्रेश वाटर कम है बल्कि वाटर का जो फ्लो है वो बहुत कम हो चुका है. किस वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से या डैम सिल्टेशन की वजह से. देयरफॉर एचईपी बहुत इफेक्ट कर रही है. सो देयरफॉर पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा है. देयरफॉर not only this, but this marks the end of our chapter that is known as power resources.